हेलो बच्चों, आई एम सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट। आप लोग इस वीडियो लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट का नियम हम लोग राउल्ट्स लॉ को राउल्ट का नियम से जानते हैं और हिंदी मीडियम में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि राउल्ट का नियम क्या है, फिर उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट हम लोग व्यू लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि राउल्ट का नियम क्या होगा और उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं राउल्ट का नियम। तो हम लोग यहां से राउल्ट का नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। राउल्ट नियम, तो जो राउल्ट नियम दिया था उसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे राउल्ट्स लॉ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? राउल्ट्स लॉ। तो एक नियम है जो प्रायोगिक है। प्रायोगिक का मतलब हो गया आप प्रयोगशाला में गए हैं, वहां रिसर्च हुआ है और इसके बाद नियम आया है। एक होता सैद्धांतिक। सैद्धांतिक का मतलब हो गया कि मुंह से बोल दीजिए ऐसा ऐसा घटना हो सकता है, हो भी गया नहीं भी हो गया, इसका गारंटी आप नहीं ले सकते। लेकिन जो प्रायोगिक होता है वो हमेशा सत्य होता है, उसमें आपको कहीं भी फॉल्ट नहीं मिलेगा कि होगा या नहीं होगा। तो राउल्ट का जो नियम है यह नियम प्रायोगिक है। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि एक्सपेरिमेंटल है, प्रायोगिक है। तो उस पॉइंट को भी लिखते हैं। सबसे पहला हो गया यह नियम प्रायोगिक है। तो हमको पता चल गया कि जो नियम है आपका कैसा है? प्रायोगिक है, तो एक्सपेरिमेंटल है। प्रयोगशाला में जाने के बाद आपको पता चला। एक तो ये हो गया। दूसरा फिर नियम को हम लोग देखेंगे। यह नियम विलयन के लिए लागू होता है। जिस विलयन के बारे में हम लोग जानते हैं, जितना भी चीज पीते हैं, जो भी चीज हम लोग लेते हैं मार्केट में बिकता है विलयन। तो यह नियम तो प्रायोगिक है ही है। इस नियम का प्रयोग हम लोग उस विलयन के लिए करते हैं जिसमें विलायक हमेशा और हमेशा वाष्पशील होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस नियम का प्रयोग तब करते हैं जब विलायक वाष्पशील होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि यदि विलायक वाष्पशील नहीं है तब इस नियम का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो हमेशा आपको याद रखना होगा कि जो राउल्ट का नियम होता है ना वह प्रायोगिक होता है। एक तो ये समझे कि प्रायोगिक है तो पूरा का पूरा सही है, मतलब इसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमेशा और हमेशा आप उसको सत्य मान सकते हैं। लेकिन सत्य तभी तक मानेंगे जब विलायक वाष्पशील हो। वाष्पशील का मतलब ही हो गया कि विलायक को जब गर्म करिए वाष्प बनते। एक हो गया कि विलायक हमेशा वाष्पशील होना चाहिए, ठीक है, वाष्प बनाए, तभी हम इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा इस नियम का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, विलय कुछ भी हो, विलय का हमको कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। विलय जो है आपका विलय जो होगा दोनों हो सकता है, वाष्पशील भी हो सकता है
तो यहां से हम लोग जो विलय के बारे में चर्चा करेंगे, तो विलय जो होना चाहिए वाष्पशील भी हो सकता है। पहला, विलायक हमेशा वाष्पशील होगा, ये तो कंफर्म है। विलय वाष्पशील भी हो सकता है और अवाष्पशील भी हो सकता है। वाष्पशील और अवाष्पशील, यही तो मेन इंपॉर्टेंट पकड़ने वाला है कि हम लोग जब भी राउल्ट नियम का चर्चा करेंगे तो राउल्ट नियम में मान के चलना होगा, आपको हमेशा और हमेशा लेके चलना होगा कि विलायक वाष्पशील होगा ही होगा। उसमें तो कहीं अंतर नहीं है कि जैसे ही गर्म करिएगा विलायक वाष्प बना देना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसमें देखेंगे विलय जो होना चाहिए, जो सॉल्यूट है, वाष्पशील भी हो सकता है और अवाष्पशील भी हो सकता है। मतलब वाष्प बना भी सकता है, वाष्प नहीं भी बना सकता है। तो राउल्ट का नियम दो प्रकार का हो सकता है, एक वाष्पशील विलय के लिए और एक अवाष्पशील विलय के लिए। मतलब हम लोग राउल्ट का नियम दो प्रकार से पढ़ेंगे, तो देखेंगे इसको आगे जाके। तो ये तो हो गया राउल्ट का नियम प्रायोगिक होता है, क्या क्या होता है और किसके बारे में पढ़ना है, हम लोगों को इजीली पता चल रहा है, आसानी से हम लोग बता सकते हैं इसके बारे में। अब बात आया कि इसका नियम कितना प्रकार का हो सकता है। दो प्रकार का नियम हो सकता है इसका। अगर नियम आप देखिएगा, राउल्ट नियम राउल्ट नियम दो प्रकार के होंगे। कितना प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन होगा? तो फर्स्ट वाला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वाष्पशील विलय के लिए। और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे अवाष्पशील। विलय के लिए हमेशा आपको याद रखना होगा, जब भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, कभी भी पढ़िए, जब भी आप इसको स्टडी करिएगा तो हमेशा आपको याद रख के चलना होगा, मान के चलना होगा कि विलय जो है वाष्पशील भी हो सकता है, अवाष्पशील भी हो सकता है। तो हम लोग हमेशा जब भी आप लोग काम करिएगा, जब भी हम लोग इसको देखेंगे, तो विलय जो होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए? वाष्पशील। तो हमेशा जो होना चाहिए वाष्पशील होना चाहिए। लेकिन आपका जो विलय है वाष्पशील भी होगा और अवाष्पशील भी होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नियम हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो हमेशा दो प्रकार का नियम हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, एक वाष्पशील विलय के लिए और एक अवाष्पशील विलय के लिए। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वाष्पशील के लिए अलग फार्मूला आएगा और अवाष्पशील के लिए अलग फार्मूला आएगा। उसको भी हम लोग देखेंगे, पता करने का कोशिश करेंगे क्या क्या हो सकता है इसमें। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक एक नियम को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि राउल्ट का नियम प्रायोगिक होता है। प्रायोगिक का मतलब हो गया कि पूरा का पूरा आप लोग प्रयोगशाला में किया गया नियम है तो गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा। एक ही हो गया। दूसरा, विलायक हमेशा और हमेशा वाष्पशील ही होना चाहिए, मतलब गर्म करने के बाद वाष्प बना देना चाहिए। और विलय कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसका जो नियम पढ़ेंगे दो प्रकार का पढ़ेंगे, एक वाष्पशील के लिए और एक अवाष्पशील। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमको पता चल गया विलय है और विलायक है। फिर हम लोग नियम को देखेंगे तो अपने आप पता चलेगा क्या हो सकता है। तो हमेशा कोशिश करना है कि जब भी हम लोग किसी भी चीज को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी होना बहुत जरूरी है कि क्या क्या घटना हो सकता है। और घबराना नहीं, और हमेशा किसी भी चीज को अगर आप डीपली समझ पाइएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किस नियम में क्या होगा, किस नियम में क्या नहीं हो सकता है, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं। अब बात आया कि इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे नियम को तो कुछ कुछ पॉइंट जो होगा शॉर्ट में लिखेंगे, पूरा का पूरा फुल फॉर्म तो नहीं लिखते, उसको सिंबॉलिक रूप में हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सिंबल देते हैं। जैसे मोलर मास हो गया, मोलर द्रव्यमान हो गया, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नहीं लिख के एच लिख देते। तो इससे क्या होता है, न्यूमेरिकली आप इजीली समझ पाते हैं, इजीली देख पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसमें एजम्पशन कर लेते हैं, तब नियम पे चलेंगे। तो एक हम लोग यहां से पहले ही देख लेते हैं, एक विलय होता है और एक आपका क्या होता है, विलायक। विलय को ए मान लीजिए सॉल्यूट है और इसको मान लीजिए बी। तो बार बार आपको विलय और विलायक लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इजीली बता पाइएगा। विलय ए है, ए से लिख दीजिएगा विलय हो जाएगा, और बी से लिख दीजिएगा विलायक हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा टर्म आएगा, जब नियम को पढ़ेंगे तो सिंबॉलिक आएगा कुछ कुछ टर्म, उसको हम लोग देखते हैं। तो एक आएगा आंशिक वाष्प दाब। तो एक जो आपका आने वाला है, इसमें आंशिक वाष्प दाब आने वाला है। तो आंशिक वाष्प दाब जो होगा दोनों का होगा। आंशिक वाष्प दाब कब निकालते हैं, जब दोनों को आप मिला दीजिएगा तभी आंशिक वाष्प दाब होगा। जब विलयन को गर्म करिएगा तभी आंशिक वाष्प दाब हम लोग देखेंगे। अभी तो कोई जरूरत नहीं है, तो अभी बस हम सिंबल को रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो हमेशा कोशिश करना है समझने का। तो आंशिक वाष्प दाब है तो इसको हम लोग एक्स ए लिख सकते हैं। एक्स का मतलब हो गया, यहां पर एक्स ए नहीं लिखेंगे, एक्स तो मोल प्रभाज हो जाएगा, यहां हम लोग पी लिखेंगे और यहां ए लिख देंगे। तो इसका मतलब हो गया ए का आंशिक वाष्प दाब है, और ए का यदि आंशिक वाष्प दाब है किसका है, ए का मतलब विलय है। तो यहां पर आप आसानी से लिख पाइएगा पीबी। तो एक जगह पीए लिख दिए और एक जगह पीबी लिख दिए। तो एक आंशिक वाष्प दाब जो हुआ आपका ए वाला पार्ट हो गया विलय के लिए, और बी वाला पार्ट हो गया विलायक के लिए। ये सब टर्म आएगा नियम जब पढ़िएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है यहां से शुद्ध वाष्प दाब। तो लैब में जब गए हैं तो पक्का है शुद्ध जानकारी भी आपके पास होगा। तो शुद्ध वाष्प दाब जो होता है, अकेले जब इसको गर्म किए होंगे, विलय को भी अकेले गर्म किए होंगे, कंटेनर में ले लीजिए उसको गर्म करिए। ये तो जब दोनों मिलाएंगे तब आंशिक वाष्प दाब प्रयोग करते हैं। तो विलयन पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब विलयन नहीं बनाए होंगे तो विलय भी एक प्रकार से लिए होंगे, विलायक भी लिए होंगे। तो अगर दोनों लिए होंगे तो इसका अपना शुद्ध वाष्प दाब होगा जब अकेले गर्म करिएगा, जब विलयन आपने नहीं बनाया है। और विलायक जो आपने लिया है इसको भी अगर अकेले गर्म करिएगा तो इसका भी अपना आंशिक वाष्प दाब होगा। तो दोनों का अपना अपना आंशिक वाष्प दाब होगा। तो मान लेते हैं शुद्ध वाष्प दाब ए का भी अपना होगा और बी का भी अपना होगा। तो बस इसमें पी लिखना है, यहां पर नॉट लगा देना है और नीचे ए लगा दीजिए। तो अगर आपका नॉट लगा हुआ है ऊपर में तो समझ जाइएगा शुद्ध है, और यदि आप ऊपर में जीरो जैसा यूज नहीं किए हैं, प्रयोग नहीं किए हैं, तो इसका मतलब है आंशिक है। दोनों का पकड़ने का तरीका हो गया। जीरो लग जाए या इसको नॉट पढ़िए पी नॉट ए तो शुद्ध बताएगा। यदि आपने जीरो नहीं दिया तो इसको आंशिक बोलेंगे। दो प्रकार का दाब होगा। आंशिक वाष्प दाब को हम लोग तब निकालते हैं जब विलयन बनाया जाता है।
तो जब विलयन आप बना दीजिएगा तो आसानी से आप बोल सकते हैं कि जब हम लोग विलयन को बनाते हैं तो विलयन बनाते समय हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और इसकी बात है, विलयन बनाइएगा तभी आंशिक दाब प्रयोग होगा। लेकिन इससे पहले जो हम लोग पर्सनली इसको गर्म करेंगे तो इसका अपना वाष्प दाब होगा, इसका भी अपना वाष्प दाब होगा, इसको हम लोग शुद्ध वाष्प दाब बोलेंगे। तो शुद्ध वाष्प दाब का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहां हो जाएगा P0B, तो यहां हो गया P0B, आंशिक वाष्प दाब हो गया, शुद्ध वाष्प दाब हो गया। हम लोग अब इसके बाद एक टर्म आएगा मोल प्रभाज, या इसको मोल अंश भी बोलता है, कहीं कहीं तो मोल अंश भी आपको बोलेगा, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मोल प्रभाज बोल दे या मोल अंश बोल दे। तो ये कंफर्म होना चाहिए कि यहां पर x लिखेंगे, x a लिख देंगे, मोल प्रभाज किसका हो गया, विलय का, a का, और यहां मोल प्रभाज हो जाएगा b का, तो विलायक हो गया। तो a से विलय और b से विलायक। अब एक चीज है और कि अगर मोल प्रभाज नहीं देता है तो आपको मोल निकालना पड़ता है। तो अगर मोल प्रभाज है तो ऑटोमेटिक है, मोल आपको तो जरूर जानना होगा। मोल को हम लोग सूचित करते हैं n से, तो इसमें जो मोल प्रभाज हम लोग यूज करेंगे विलय के लिए स्मॉल n यूज करेंगे और इसके लिए हम लोग कैपिटल N यूज करेंगे। मतलब n से हम लोग सूचित करते हैं, या Na भी लिख सकते हैं, वहां Nb भी लिख सकते हैं, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। या इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, Na कर दीजिए, या इसको हम लोग Nb भी लिख सकते हैं। तो ज्यादा इसमें झोल नहीं होना चाहिए, आराम से आप बता सकते हैं क्या होगा। लेकिन जनरली किताब सब में, बुक सब में आप जब देखिएगा तो इसका जो प्रयोग करता है कैपिटल N से प्रयोग करता है, और उधर वाले का जो हम लोग इधर विलय लिए हैं इसको स्मॉल n से प्रयोग करता है। तो ये भी जानना जरूरी है, स्मॉल n से विलय को सूचित करेंगे, मोल को, केवल और केवल मोल। ये तो हो गया सिंबल हम दे रहे हैं कि जब हम लोग नियम पढ़ेंगे तो उसमें कहीं कहीं सिंबल का प्रयोग होगा। उस सिंबल को हम लोग जान पा रहे हैं कि सिंबल किसको डिनोट कर रहा है, किसको सूचित कर रहा है। तो आंशिक दाब के बारे में हम लोग देख लिए, शुद्ध वाष्प दाब के बारे में देख लिए, मोल प्रभाज के बारे में देख लिए, और हम लोग अब मोल के बारे में भी देख लिए कि स्मॉल n कैपिटल N से भी लिख सकते हो, या तो आप Na और Nb से भी इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर मोल प्रभाज डायरेक्ट दे दिया क्वेश्चन में तब तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल लो। लेकिन यदि मोल प्रभाज नहीं दे तो मोल जानना होगा, मोल प्रभाज निकालने का, जिसका निकालते हैं उसका नीचे डिवाइड देते हैं। अगर मोल भी नहीं दे तो वेट का जरूरत पड़ेगा, द्रव्यमान। तो अगर द्रव्यमान आपको ऐसा हो जाए तो यहां पर इसको सूचित करिएगा WA से, और इसको सूचित करेंगे WB से। विलय को A से, विलय को W द्रव्यमान को दिखाएगा। और एक लास्ट आता है, इसमें कभी कभी प्रयोग कर सकते हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान बोलिए, या तो इसको अनुभार भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी मिलाएंगे अणु ही मिलाएंगे, तो इसको अनुभार भी आप बोल सकते हैं। या तो मोलर द्रव्यमान बोलिए या तो अनुभार बोलिए। इसको हम लोग जो सूचित करेंगे M से, तो यहां Ma लिख लेते हैं, यहां पर Mb लिख लेते हैं। तो मोलर द्रव्यमान तो हमको पहले से ज्ञात होता है, और यहां वाला जो द्रव्यमान है आपको हमेशा दिया गया रहेगा। तो इसको तो आपको दिया क्वेश्चन में जो देगा उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। ये तो हो गया सूचित करने का तरीका कि हम लोग जब भी प्रयोग करेंगे तो यहां पर आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। आंशिक दाब को हम लोग P से सूचित करेंगे तो PA लिख देंगे, इसको हम लोग P0 से लिखेंगे तो P0A P0 भी लिख देंगे। मोल प्रभाज को X से लिखते हैं तो यहाँ X से X भी लिख दिए। मोल को N से लिखेंगे तो N भी लिख सकते हैं, कैपिटल N स्मॉल n, तो इसको तो दोनों चीज से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर N भी यूज करिए। द्रव्यमान को हम लोग W से सूचित किए और मोलर द्रव्यमान को हम लोग M से सूचित किए।
ये तो हो गया नियम में जो हम लोग सूचित किए हैं उसको पहले ही जान लिए हैं कि किसको हम लोग क्या लिखे। अब चलते हैं नियम पे। नियम तो दो प्रकार का हो सकता है, एक वाष्पशील के लिए और एक अवाष्पशील के लिए। तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तक जो भी हम लोग स्टडी किए इजीली समझने का कोशिश की कि राउल्ट नियम क्या होता है, इसके बाद उसका सिंबल क्या क्या हो सकता है, उस सिंबल को हम लोग जान रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जब भी किसी नियम को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा सिंबल हो सकता है आपका प्रयोग हो। तो उस सिंबल का जब प्रयोग करेंगे तो उस सिंबल के बारे में जानना जरूरी है कि उसको किससे सूचित किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं नियम, इसका नियम क्या बोलता है, उस नियम को हम लोग सही ढंग से समझने का कोशिश करते हैं। तो अगर किसी भी नियम को जानने से पहले उसके बारे में हम लोग जब भी सीखते हैं या कोई भी चीज करिएगा उसको हम लोग हमेशा कोशिश करिए समझने का एक्चुअली आया कहां से। तो अब नियम पे जब चलेंगे तो फर्स्ट नियम हम लोग इसका पढ़ते हैं। तो अब जो हम लोग नियम पढ़ने वाले हैं राउल्ट का प्रथम नियम पढ़ने वाले हैं। तो समझिए प्रथम नियम ही है वाष्पशील विलय के लिए। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वाष्पशील विलय, वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट नियम। तो यहां से जो हम लोग नियम पढ़ने वाले हैं, राउल्ट नियम जो पढ़ने वाले हैं वाष्पशील विलय के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाष्पशील का मतलब हो गया कि जब आप गर्म करिएगा तो इसका मतलब है इसमें विलय भी है, विलायक भी है, विलयन आप बनाना शुरू किए हैं, विलयन बना रहे हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एक विलयन है। विलयन तो आपको हमेशा लेना होगा, बिना विलयन का तो कोई चीज काम होता नहीं है। तो विलयन है, और विलयन में जो होता है हमेशा क्या होता है मिला हुआ, एक विलय होता है। और इसमें एक क्या होता है दूसरा, इसमें जो होता है इंपॉर्टेंट, एक विलायक होता है। एक विलय होता है और एक विलायक होता है। विलायक जो होना चाहिए हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, वाष्पशील होना चाहिए। ये तो कंफर्म है, इसमें हमेशा ही वाष्पशील होगा। इसमें इस बार दोनों वाष्पशील लिए, मतलब इसको हम लोग ए मान के सूचित किए हैं और इसमें हम लोग क्या कर दिए हैं, बी माने। और दोनों का जो नेचर है अभी जो आप देखिएगा ध्यान से, तो दोनों का दोनों जो है आपका कैसा नेचर का है, वाष्पशील। यहां भी वाष्पशील है और बी भी अगर आप देखिएगा ध्यान से तो यहां भी वाष्पशील है। तो वाष्पशील आपका दोनों है, मतलब दोनों आपका वाष्प बनाएगा। तो अगर दोनों वाष्पशील है, अगर आप गर्म करिएगा इसको, नीचे नियत ताप पे इसको गर्म किया जाए तो इसलिए बात है दोनों का दोनों, विलयन का जो वाष्प दाब है उसमें दोनों का अनुपस्थित होगा, ऑटोमेटिक सा बात है। तो हम लोग जब इसको गर्म करेंगे, क्योंकि दोनों वाष्प बना रहा है, यदि विलयन को नियत ताप पर गर्म किया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में दोनों अवयवों का अनुपस्थित होगा। दोनों अवयवों का उपस्थित होगा।
बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यदि दोनों का दोनों वाष्पशील है तो अब इसलिए बात है, जब दोनों को गर्म करिएगा, इजीली नीचे से गर्म करिएगा, मान लेते हैं यहां पर एक विलियन लेते हैं, इसके नीचे हम लोग विलियन ले लिए, यहां आपका नीचे आपका क्या है, विलियन है, और जैसे ही यहां से गर्म करिएगा तो यहां वाष्प बनेगा, तो यहां जो वाष्प होगा ए भी होगा और बी भी होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज हो, क्योंकि जो नीचे से जब गर्म करने गए तो जब गर्म करिएगा तो आपको पहले से पता है कि दोनों का दोनों आपका वाष्पशील, तो हम लोग तो समझ पा रहे हैं कि अगर दोनों वाष्पशील है तो जब आपका गर्म होगा, इसे गर्म करिएगा तो आप आसानी से समझ पाइएगा कि जब गर्म होगा तो नीचे से विलय भी वाष्प बनाएगा, विलायक भी वाष्प बनाएगा। यदि दोनों वाष्प बना रहा है, इजीली दोनों वाष्प बना रहा है, तो जो विलियन का वाष्प होगा, यहां तो विलियन लिखाएगा क्योंकि ए और बी मिला दिए, क्योंकि मिश्रण है ना द्विअंगीय, तो दोनों उपस्थित है, ए भी है उपस्थित और बी भी है उपस्थित। यही तो समझाना चाह रहा हूं कि यदि दोनों अगर वाष्पशील हो तो दोनों उपस्थित होगा। सही बात है कि दोनों का अनुपस्थित होगा। तो इसका मतलब है कि अब हमको दोनों पे सोचना होगा। जो विलियन का वाष्प दाब निकाल लेंगे तो अब हमको दोनों के बारे में सोचना होगा, विलय के बारे में भी सोचना होगा, विलायक के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि यदि एक के बारे में सोचिएगा तो फिर काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपने दोनों को वाष्पशील माना है तो दोनों के बारे में सोचना जरूरी है। आपको दोनों के बारे में सोचना होगा, बिना सोचे काम नहीं चलेगा। तो चलिए नियम, इस नियम के अनुसार देखते हैं क्या बोलता है। तो राउल्ट नियम क्या बोलता है? तो राउल्ट नियम के अनुसार तो हम लोग अब देखने वाले हैं कि यहां पर जो राउल्ट नियम के अनुसार होगा क्या कहना चाहेगा। कुछ तो कुछ ना कहेगा राउल्ट, क्योंकि प्रायोगिक है, प्रयोगशाला में गया है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया है और आपके आगे प्रस्तुत कर दिया है, आप उसको समझ पा रहे हैं। तो चलिए इस नियम को देखते हैं। इस नियम में हमको बोल रहा है कि जो हमको आंशिक वाष्प दाब होगा विलय और विलायक का, विलियन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, विलियन में तो आंशिक वाष्प दाब ही होगा, तो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, मतलब मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। क्यों? क्योंकि ए भी है, बी भी, बी का अपना मोल प्रभाज होगा, बी का अणु ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, ए का अणु कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है। ये तो कंफर्म है कि ए भी ज्यादा हो सकता है, बी भी ज्यादा हो सकता है, या तो बी ज्यादा हो कम हो, किसी का संख्या कम हो सकता है, किसी का संख्या ज्यादा हो सकता है। तो कम ज्यादा तो आप पे निर्भर करेगा, गर्म करिएगा तो कौन वाष्प ज्यादा बनाएगा, तो जो ज्यादा वाष्प बनाएगा उसका अणु वहां पर ज्यादा उपस्थित होगा, जो कम वाष्प बनाएगा उसका अणु कम उपस्थित होगा। अब बात यहां से आया कि दोनों का दोनों तो वाष्पशील है, तो अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होगा विलियन में, तो इसमें सभी अवयव होगा, जो भी अवयव लिए हैं दोनों अवयव का आपको लेना होगा। दोनों अवयवों का आंशिक, तो यहां पर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं दोनों अवयवों का आंशिक, आंशिक वाष्प दाब विलियन में, विलियन लीजिएगा तभी तो आंशिक वाष्प दाब निकाल पाइएगा। जब तक विलियन नहीं लीजिएगा, विलियन में चर्चा कर रहे हैं, शुद्ध तो आप अलग अलग गर्म किए तो शुद्ध आराम से निकाल लीजिएगा लैब में, प्रयोगशाला में, लेकिन हमको विलियन का चर्चा करना है, क्योंकि विलियन बना है, हमको इसका वाष्प दाब चाहिए, इसका वाष्प दाब तो अलग से आप निकाल सकते हैं, गर्म करिए पता चल जाएगा। दोनों को मिलाने के बाद हमको चर्चा करना है। तो दोनों अवयवों का आंशिक वाष्प दाब विलियन में
उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही तो इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों का अपना अपना होगा तो दोनों अवयवों का जो वाष्प दाब निकलिएगा तो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ए का निकाल रहे हैं वो आंशिक वाष्प दाब, क्योंकि आंशिक वाष्प दाब तो अपना अपना होता है, पर्टिकुलर का आंशिक वाष्प दाब होता है। ए का आंशिक दाब अपना होगा, बी का आंशिक दाब अपना होगा। तो आंशिक वाष्प दाब जो होगा मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ये तो कंफर्म बोल दिया, मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। चलिए देखते हैं आंशिक वाष्प दाब। तो यहां से हम लोग आंशिक वाष्प दाब का चर्चा कर रहे हैं। तो यहां बोल रहा है कि आंशिक वाष्प दाब जो समानुपाती होगा मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो आपको यहां से बोल दिया है कि मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। और आंशिक वाष्प दाब को आप किससे सूचित किए थे? आंशिक वाष्प दाब को P से सूचित किए और मोल प्रभाज को हम लोग किससे सूचित किए? X से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आंशिक वाष्प दाब को हम लोग P से सूचित करते हैं, मोल प्रभाज को हम लोग X से सूचित करते हैं। अभी तो अवयव छोड़ दीजिए, अवयव का जो होगा अवयव के बारे में सोचेंगे। अभी तो फार्मूला हम लोग तैयार करते हैं, तब अवयव जो विलय होगा अलग फार्मूला आ जाएगा, विलायक के लिए अलग आ जाएगा। तो आंशिक वाष्प दाब जो होगा मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर समानुपाती हटा दिया जाए तो यहां तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू X। और हम लोग मैथ्स में पढ़ चुके हैं या फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि जब भी आप लोग समानुपाती को हटाइएगा तो हमेशा और हमेशा आपको एक नियतांक यूज करना होगा, नियतांक का प्रयोग करना होगा, स्थिरांक का प्रयोग करना होगा जब भी आप समानुपाती हटाते हैं। क्यों? क्योंकि समानुपाती जब हटाते हो तो हमेशा बराबर का प्रयोग करते हैं, और जब भी बराबर का प्रयोग करिएगा तो हमेशा आप मान के चलिएगा कि बराबर प्रयोग होगा तो वहां स्थिरांक आएगा। तो हम लोग यहां स्थिरांक का प्रयोग करेंगे और स्थिरांक को यहां पर जो लेंगे तो P नॉट लेंगे। और P नॉट क्या है? शुद्ध वाष्प दाब। मतलब यहां जो हम लोग नियतांक का प्रयोग किए हैं शुद्ध वाष्प दाब है। X मोल प्रभाज हो गया, P हो गया आंशिक वाष्प दाब। तो इस नियम का वही कहना था कि ऐसा ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का अपना अपना निकलेगा। तो क्यों? दोनों वाष्पशील ले लिए हैं, और दोनों यदि वाष्पशील ले लिए हैं तो ऑब्वियसली सा बात है आपको दोनों के बारे में सोचना होगा, विलय के बारे में भी सोचना होगा, विलायक के बारे में भी सोचना होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, राउल्ट बोल